दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज जिनके पास मतलब करोड़ों रुपए का बजट होता है और दुनिया के सबसे एडवांस डिजाइन टूल्स हैं, वो अक्सर अपने नए डिजिटल प्रोडक्ट्स की शुरुआत एक साधारण से सफेद बोर्ड और काले मार्कर से करती हैं। सुनने में वाकई थोड़ा अजीब लगता है ये। राइट। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जो हर दिन नई और चमकदार टेक्नोलॉजी बनाती है, वो अपने सबसे अहम फैसले एक ऐसे कच्चे स्केच पर क्यों लेती है जो सच कहूं तो किसी 8 साल के बच्चे की ड्राइंग जैसी लगती हो। यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। देखिए, डिजिटल दुनिया में जहां हर कोई परफेक्शन, हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स और फ्लॉलेस एनिमेशंस के पीछे भाग रहा है, वहां कोई जानबूझकर इम्परफेक्शन या इस कच्चेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना सकता है? सही कहा। और यही हमारी इस गहरी छानबीन का मुख्य मुद्दा भी है। तो आज का हमारा मिशन एक बहुत ही स्पष्ट विषय पर आधारित है। हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं वो द बॉल्सैमिक ब्लूप्रिंट, मास्टरिंग लो फिडेलिटी यूआई डिजाइन के अंश हैं। बिल्कुल। इस चर्चा का उद्देश्य उन सभी कॉम्प्लेक्स यूआई यूएक्स शब्दों को किनारे रखकर प्रोडक्ट डिजाइन के उस मूल सिद्धांत को समझना है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे दुर्गा एग्रो सर्विसेज जैसी कंपनीज इस तकनीक का उपयोग करके अपने प्रोडक्ट्स को और अधिक स्पष्टता और कुशलता के साथ डिजाइन कर रही हैं। पर सबसे पहले इस बात को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। अक्सर ये माना जाता है कि किसी भी ऐप या वेबसाइट को बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत कोड लिखने में लगती है, पर हमारे स्रोत मटेरियल का जोर इस बात पर है कि कोड लिखने से पहले की जो स्टेज है, जिसे लो फिडेलिटी वायर फ्रेमिंग कहते हैं, वो दरअसल सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। सही पकड़ा। अगर हम इसे टेक इंडस्ट्री के नजरिए से देखें तो कोडिंग किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट के निर्माण का आखिरी हिस्सा होता है। राइट। आज के समय में सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट में उतरने से पहले डिजाइन बनाना जरूरी है, लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि पहले डिजाइन बनना चाहिए या कोड। मुद्दा ये है कि शुरुआती डिजाइन आखिर दिखना कैसा चाहिए। अच्छा, यानी फोकस लुक्स पर नहीं बल्कि स्ट्रक्चर पर होना चाहिए। एग्जैक्टली। यहाँ बाल्समिक करोम आता है। ये एक रैपिड वायर फ्रेमिंग टूल है जो स्पेसिफिकली वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स और सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस के लिए लो फिडेलिटी यानी साधारण मॉकअप्स बनाता है। ओके। यहाँ लो फिडेलिटी का सीधा सा मतलब है एक ऐसा डिजाइन जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई फैंसी फॉन्ट्स नहीं है और कोई शैडोज नहीं है। ये बिल्कुल एक पेपर और पेंसिल स्केच जैसा दिखता है। इसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शनैलिटी पर होता है। एक मिनट, मैं यहाँ एक एनालॉजी जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना मुझे उस कॉग्निटिव लोड वाली थ्योरी की याद दिलाता है। हाँ, बताइए। सोचिए कि कोई एक बहुत ही सुंदर मैगजीन पढ़ रहा है। उस मैगजीन में ग्लॉसी पेपर है, चमकीले रंग हैं, बेहतरीन फॉन्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। जब लोगों का ध्यान उन खूबसूरत तस्वीरों और डिजाइन पर होता है तो अक्सर वो लोग उसमें छिपी स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामर की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है ये। है ना? उनका दिमाग एस्थेटिक्स को प्रोसेस करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो स्ट्रक्चर की गलतियां नहीं पकड़ पाता। लेकिन अगर वही लेख एक साधारण सफेद कागज पर काले रंग के टेक्स्ट में लिखा हो, बिना किसी फॉर्मेटिंग के, तो एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक भी तुरंत आंखों में चुभती है। तो क्या बाल्समिक भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा है? ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। साइकोलॉजी में इसे ही कॉग्निटिव लोड कहते हैं। देखिए, जब एक स्क्रीन पर बहुत सारी विजुअल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि ग्रेडियंट्स, ड्रॉप शैडोज या ब्रांड कलर्स, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उन विजुअल्स को प्रोसेस करने लगता है। ध्यान भटक जाता है। एग्जैक्टली। बाल्समिक उस विजुअल डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से हटा देता है। वो सामने वाले के आगे एक प्लेन टेक्स्ट ड्राफ्ट जैसा डिजाइन रखता है। और स्रोत में दुर्गा एग्रो सर्विसेज का जो उदाहरण दिया गया है वो इस बात को और स्पष्ट करता है। हाँ, दुर्गा एग्रो सर्विसेज वाले केस पर थोड़ी और रोशनी डालते हैं। वो एग्जैक्टली क्या कर रहे थे और इस टूल ने आखिर उनकी मदद कैसे की? तो स्रोत मटेरियल के अनुसार दुर्गा एग्रो सर्विसेज अर्ली स्टेज प्रोडक्ट डिजाइन और यूजर इंटरफेस प्लानिंग के लिए इस टूल का उपयोग करती हैं। अब इसे एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इमेजिन करते हैं। मान लीजिए वो किसानों के लिए एक नया डैशबोर्ड बना रहे हैं जहां किसान अपनी फसल का दाम देख सकें और लॉजिस्टिक्स बुक कर सकें। ओके, एक प्रैक्टिकल डैशबोर्ड। राइट। अगर वो पहले दिन ही एक हाई फिडेलिटी डिजाइन बनाते जिसमें उनकी ब्रांड के हरे और पीले रंग होते तो क्या होता? पता नहीं, शायद लोग रंगों पर बात करने लगते। बिल्कुल। स्टेक होल्डर्स शायद कहते कि ये हरा रंग थोड़ा ज्यादा डार्क लग रहा है, या क्या हम यहाँ बैकग्राउंड में एक खेत की फोटो लगा सकते हैं।
ओह वाओ। और इस चक्कर में वो सबसे अहम बात भूल जाते हैं कि किसान को एक ट्रक बुक करने के लिए 7 अलग-अलग स्क्रीन से गुजरना पड़ रहा है, जो कि सच में एक बहुत बड़ा यूजेबिलिटी इशू है। सही पकड़ा। जब आग बहुत सुंदर दिखती है तो लोग उसकी सुंदरता की तारीफ या आलोचना करने लगते हैं, पर जब ऐप एक कच्ची स्केच जैसी दिखती है तब उनका ध्यान सीधे इस बात पर जाता है कि वेट, ट्रक बुक करने का बटन इतना छोटा क्यों है, या मुझे फसल के दाम देखने के लिए इतनी बार क्लिक क्यों करना पड़ रहा है। यानी फंक्शनैलिटी फ्रंट एंड सेंटर आ जाती है। एग्जैक्टली। बिल सैमिक उन्हें उसी ब्लूप्रिंट स्टेज पर रुककर यूजर एक्सपीरियंस को ठीक करने का मौका देता है। वो एस्थेटिक्स के आवरण को हटाकर खालिस फंक्शनैलिटी को सामने ले आता है। पर यहाँ ना मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है और मैं सच में इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। अच्छा, कैसी है सहमति? देखिए, चलिए मान लिया कि कॉग्निटिव लोड कम होता है, लेकिन आज के दौर में जब फिग्मा या अडोबी एक्सडी जैसे एडवांस्ड और हाईटेक डिज़ाइन टूल्स उपलब्ध हैं, तो कोई ऐसी चीज़ क्यों इस्तेमाल करेगा जो दिखने में सिर्फ एक कच्चे स्केच या हाथ से बनाई गई ड्राइंग जैसी लगती हो? ये एक आम सवाल है। मेरा मतलब है, प्रैक्टिकल दुनिया में अगर मैं किसी कंपनी की प्रोडक्ट मैनेजर हूं और मुझे अपने इन्वेस्टर्स या सीनियर लीडरशिप से बजट पास करवाना है और मैं उनके सामने एक ऐसी प्रेजेंटेशन खोल दूं जो किसी बच्चे की ड्राइंग जैसी लग रही हो, तो क्या वो निराश नहीं होंगे? राइट। क्या उन्हें ये नहीं लगेगा कि टीम ने डिजाइन पर कोई मेहनत ही नहीं की है? ये एक बहुत ही जायज डर है, और सच कहूं तो शुरुआत में कई डिजाइन टीम्स को यही हेजिटेशन होता है। पर स्रोत मटेरियल के अनुसार यही बॉल्सैमिक की सबसे असाधारण ताकत है, जिसे उन्होंने स्केच स्टाइल एडवांटेज कहा है। स्केच स्टाइल एडवांटेज? वो कैसे? देखिए, इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर्स नाराज तब होते हैं जब उन्हें लगता है कि ये फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन जब उन्हें शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि ये एक लो फिडेलिटी वायरफ्रेम है, तो उनका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इसके पीछे एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल कारण है, जिसे पार्किंसंस लॉ ऑफ ट्रिवियलिटी कहते हैं, या आम भाषा में से बाइक शेडिंग भी कहा जाता है। वेट, बाइक शेडिंग? ये तो एकदम नया शब्द लग रहा है मुझे। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। बाइक शेडिंग का मतलब है कि लोग उन चीजों पर ज्यादा समय और बहस बर्बाद करते हैं जिन्हें समझना आसान होता है। ओके। अगर आप किसी बोर्ड मीटिंग में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिजाइन रखें तो लोग उस पर ज्यादा बहस नहीं करेंगे, क्योंकि वो टेक्निकल स्ट्रक्चर उन्हें समझ ही नहीं आता। पर अगर आप उस प्लांट के बाहर बनने वाले साइकिल स्टैंड यानी बाइक शेड के रंग पर चर्चा शुरू करें तो हर कोई अपनी राय देगा, क्योंकि रंग तो सबको समझ आता है। ओह वाओ। एग्जैक्टली। हाई फिडेलिटी डिजाइन बिल्कुल उस साइकिल स्टैंड की तरह होते हैं। लोग कलर्स, फॉन्ट्स और बटन की शेप पर घंटों बहस करते हैं, और जो कोर आर्किटेक्चर है यानी पावर प्लांट, उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये सच में दिमाग खोल देने वाला कॉन्सेप्ट है। यानी जब सामने वाले को दिखता है कि ये चीज़ अभी अधूरी है, डेलिब्रेटली रफ है, तो उसकी आलोचना एस्थेटिक्स से हटकर अपने आप लेआउट स्ट्रक्चर पर आकर टिक जाती है। बिल्कुल सही। वो रफ स्केच देखकर दिमाग खुद ब खुद समझ जाता है कि अच्छा, अभी हमें डेकोरेशन पर नहीं, फाउंडेशन पर बात करनी है। और इस स्केच स्टाइल अपीयरेंस का एक और बहुत बड़ा फायदा है, जब कोई डिजाइन बहुत पॉलिश्ड दिखता है तो लोगों को फीडबैक देने में ना हिचकिचाहट होती है। हाँ, ये तो है। उन्हें लगता होगा कि डिजाइनर ने इसमें बहुत मेहनत की होगी। एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि अगर मैं अभी कुछ बदलने को कहूंगा तो पूरा काम खराब हो जाएगा या डिजाइनर बुरा मान जाएगा। लेकिन एक कच्चा स्केच देखकर किसी को भी उसे काटने, उसमें बदलाव करने या अपना नया आइडिया जोड़ने में कोई डर नहीं लगता। वो जो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है ना, वो टूट जाता है। राइट। तो एक बार जब ये समझ आ गया कि ये कच्चा स्केच या ब्लूप्रिंट क्यों जरूरी है और इसकी साइकोलॉजी क्या है, तो सवाल प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन का उठता है। आइडिया तो आ गया, ये भी तय हो गया कि ध्यान विजुअल परफेक्शन पर नहीं देना है। पर स्रोत मटेरियल बताता है कि बाल्सामिक की एक और बड़ी खासियत उसकी स्पीड है। हाँ, स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ। पर अगर मैं चाहूं तो एक रफ स्केच पेपर पर पेन से भी बना सकती हूँ, तो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर टूल की आखिर जरूरत क्या है? बाल्सामिक अपने ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस के लिए क्यों इतना मशहूर है? पेपर और पेन बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब आप एक पूरी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, जहां अलग अलग आइटरेशंस और वर्जन्स बनाने होते हैं, वहां पेपर कमजोर पड़ जाता है। शेयर करना मुश्किल होता होगा। सही कहा। बाल्सामिक के अंदर पहले से बने हुए UI एलिमेंट्स का एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी होता है। इसमें आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ता, बस इन एलिमेंट्स को उठाओ और कैनवस पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। बटन चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये मुझे किसी टीम मीटिंग में यूज होने वाले उन रंग बिरंगे स्टिकी नोट्स की याद दिलाता है,
जब लोग ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तो वो आधी अधूरी बातें स्टिकी नोट्स पर लिखकर एक बड़े से व्हाइट बोर्ड पर चिपकाते जाते हैं। ये स्टिकी नोट्स वाली एनालॉजी इस सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि स्टिकी नोट्स की असली ताकत ही उनकी आसानी में है। अगर एक आइडिया पसंद नहीं आया तो आप तुरंत उस नोट को निकाल कर उसकी जगह दूसरा नोट लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो बाल्सैमिक डिजिटल दुनिया में बिल्कुल वही काम कर रहा है। कुछ ही मिनटों में एक पूरे वेब पेज या मोबाइल डैशबोर्ड का निर्माण किया जा सकता है। और इस तेजी का असर सीधा उन 4 मुख्य थंबों पर पड़ता है जो किसी भी UI UX डिजाइन की जान होते हैं। स्रोत मटेरियल में इन 4 चीजों का जिक्र है: इंफॉर्मेशन हायरार्की, स्क्रीन लेआउट, यूजर नेविगेशन और इंटरैक्शन फ्लो। अब इसे एक प्रैक्टिकल नजरिए से देखते हैं कि स्पीड इन चारों को कैसे प्रभावित करती है। हाँ, इसे थोड़ा ब्रेकडाउन करते हैं क्योंकि ये टर्म सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं श्रोतागण को। अगर हम इंफॉर्मेशन हायरार्की की बात करें तो लो फिडेलिटी में इसका क्या मतलब हुआ? इंफॉर्मेशन हायरार्की का सीधा सा मतलब है कि कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है और उसे स्क्रीन पर कितनी तरजीह मिलनी चाहिए। ओके। बाल्सामिक में क्योंकि आपके पास रंग या बोल्ड फॉन्ट्स का सहारा नहीं होता, तो आप इसे आकार यानी साइज और जगह यानी प्लेसमेंट से तय करते हैं। समझ रही हूँ। मान लीजिए आप एक ई-कॉमर्स ऐप बना रहे हैं। बाय नाउ का बटन एक बड़ा सा ग्रे डब्बा होगा जो स्क्रीन के बीचों बीच होगा, जबकि टर्म्स एंड कंडीशंस एक छोटी सी लाइन होगी नीचे। आपको फॉन्ट साइज सिलेक्ट करने में वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ता, आप बस एक बड़ा डब्बा ड्रैग कर देते हैं। राइट। और यूजर नेविगेशन और इंटरैक्शन फ्लो के बारे में क्या कहेंगे? वो कैसे टेस्ट होते हैं इतनी तेजी से? मान लीजिए आपने 5 स्क्रीन्स बनाई। स्क्रीन 1 पर लॉगिन, स्क्रीन 2 पर प्रोडक्ट लिस्ट और स्क्रीन 3 पर चेकआउट। तेजी से डिजाइन बनाने का फायदा ये है कि आप तुरंत देख सकते हैं कि यूजर स्क्रीन 1 से स्क्रीन 3 तक कैसे जाएगा। फ्लो समझ आने लगता है। एग्जैक्टली। अगर फ्लो टूट रहा है या कोई ऐसी स्क्रीन है जहां पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। डेवलपमेंट शुरू होने के बाद अगर पता चले कि चेकआउट प्रोसेस में एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करना है, तो डेवलपर्स को डेटाबेस और बैकएंड लॉजिक बदलने में हफ्ते लग सकते हैं। जिसका सीधा मतलब है कंपनी का वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होना, जिसे टेक की भाषा में टेक्निकल डेट कहते हैं। बिल्कुल। कॉस्टली डिजाइन चेंजेस से बचने का यही सबसे प्रभावी तरीका है। बाल्सामिक में उसी गलती को ठीक करने में बस एक ब्लॉक को इधर से उधर खिसकाना पड़ता है, जिसमें शायद 10 सेकंड लगते हैं। ओह वाओ, सिर्फ 10 सेकंड? हाँ, देखिए, स्मार्ट टीम वही होती है जो उन गलतियों को तभी पकड़ ले जब उन्हें ठीक करना सबसे सस्ता और आसान हो। और यही वो पॉइंट है जहां बाल्सामिक सिर्फ एक डिजाइन टूल से आगे बढ़कर एक पूरी टीम की दिनचर्या या वर्कफ्लो को पूरी तरह बदल देता है। चलिए इस वर्कफ्लो वाले पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ हम इस टूल के सबसे अहम पहलू पर आ गए हैं। स्रोत मटेरियल बताता है कि बाल्सामिक एक टूल से बढ़कर एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बन जाता है, पर मैं इस बात को ना थोड़ा और डीपली समझना चाहती हूँ। प्रोडक्ट मैनेजर्स, डिजाइनर्स और डेवलपर्स, ये तीनों भले ही एक ही प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो, पर सच तो ये है कि ये अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ये किसी भी टेक कंपनी की सबसे आम और सबसे बड़ी समस्या है। मैनेजर हमेशा बिजनेस गोल्स और नए फीचर्स की बात करता है, डिजाइनर एस्थेटिक्स, यूजर फ्लो और ब्रांड लैंग्वेज की चिंता करता है, और डेवलपर हमेशा टेक्निकल फीजिबिलिटी और सर्वर लोड की टेंशन में रहता होगा। एग्जैक्टली। डेवलपर API लोड और डेटाबेस कॉल्स देखता है। जब ये तीनों एक मीटिंग रूम में आते हैं तो अक्सर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पर लंबी बहस होती है। तो इस लंबी बहस को एक कच्चा स्केच आखिर कैसे सुलझाता है? एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेकर देखते हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट मैनेजर अचानक मीटिंग में कहता है कि हमें होम पेज पर एक नया रिवॉर्ड सेक्शन और एक चैटबॉट जोड़ना चाहिए। ओके, गुड एग्जांपल। अब यहाँ डिजाइनर घबरा जाता है क्योंकि उसने एक बहुत ही क्लीन और मिनिमलिस्ट होम पेज डिजाइन किया था और उसको लगता है कि चैटबॉट सब कुछ क्लटर कर देगा। वहीं दूसरी तरफ डेवलपर अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि चैटबॉट का मतलब है रियल टाइम वेब सॉकेट्स और सर्वर पर एक्स्ट्रा लोड। अब क्या होगा? देखिए, अगर वहां बाल्सामिक नहीं है तो ये तीनों अगले 1 घंटे तक हवा में बातें करेंगे और आपस में बहस करेंगे, क्योंकि कोई विजुअल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सही कहा। पर अगर बाल्सामिक है तो PM मीटिंग के दौरान ही स्क्रीन पर एक रफ होम पेज ओपन करेगा और एक छोटा सा चैट आइकॉन ड्रैग करके कोने में रख देगा। और तब डिजाइनर देखेगा कि ओ, तो ये छोटा सा आइकॉन सिर्फ बॉटम राइट कॉर्नर में रहेगा। मुझे लगा था ये पूरी स्क्रीन कवर कर लेगा। अगर सिर्फ एक आइकॉन है तो इससे क्लीन UI पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। सही। और वही डेवलपर उस रफ स्केच को देखकर कहेगा, अगर हम चैटबॉट को सिर्फ होम पेज पर रख रहे हैं और चेकआउट पेज पर नहीं, तो डेटाबेस लोड इतना बड़ा इशू नहीं होगा।
लेकिन हाँ, इस रिवॉर्ड सेक्शन को यहाँ ऊपर रखने के बजाय नेविगेशन बार के अंदर ड्रॉप डाउन में डाल देते हैं, वरना एपीआई कॉल फेल हो सकती है। राइट। और वो तुरंत पीएम से माउस लेकर रिवॉर्ड्स के डब्बे को ड्रैग करके ड्रॉप डाउन के नीचे रख देता है। ये वाकई में एक जादू की तरह काम कर रहा है। यानी बेल्सामिक यहाँ पर कोई डिजाइन टूल है ही नहीं, ये एक शेयर्ड विजुअल लैंग्वेज बन गया है। एक ऐसी बाउंड्री ऑब्जेक्ट जिस पर तीनों अपना अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हैं बिना किसी गलतफहमी के। यही इसकी सबसे बड़ी जीत है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ग्यूमेंट्स को टैंजिबल और विजुअल बना देना। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस और प्रोडक्ट प्लानिंग मीटिंग्स में जब सभी एक ही टेबल पर बैठे हों, तो किसी ऐसी चीज को देखकर चर्चा करना जो सबके सामने स्पष्ट हो, फैसलों को तेजी से आगे बढ़ाता है। इससे न सिर्फ आइडियाज जल्दी शेयर होते हैं, बल्कि पूरी डेवलपमेंट टीम उस प्रोडक्ट के मूल विजन के साथ अलाइन हो जाती है। और जब टीम के अंदर इस तरह का क्लियर कम्युनिकेशन होता है, तो एक आपसी ट्रस्ट बनता है। जब स्टेक होल्डर्स देखते हैं कि उनके फीडबैक को तुरंत इम्प्लीमेंट करके एक नया फ्लो वही मीटिंग में दिखाया जा रहा है, तो उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। बिल्कुल। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब ये कच्चा डिजाइन वैलिडेट हो जाता है, उसके बाद जब वही डिजाइनर अपना फिग्मा या एडोबी एक्सडी खोलता है डिटेल्ड यूआई बनाने के लिए, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ काम करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि डिसीजंस ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। एग्जैक्टली। उसे पता होता है कि अब उसको सिर्फ उस साइकिल स्टैंड को पेंट करना है, उसको पावर प्लांट दोबारा डिजाइन नहीं करना। फाउंडेशन एकदम मजबूत हो चुकी है। सही कहा। हाई फिडेलिटी टूल्स का अपना एक जरूरी स्थान है, लेकिन उनका सही वक्त आने पर अगर आप फाउंडेशन को बिना वैलिडेट किए सीधे पेंट करने चले जाएंगे, तो वो घर कभी मजबूत नहीं बनेगा। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी गहरी छानबीन को थोड़ा समेटते हैं। आज हमने देखा कि तेज रफ्तार प्रोडक्ट डेवलपमेंट के इस दौर में, जहां लगता है कि सब कुछ कल ही लॉन्च करना है, वहां सच्चाई ये है कि शुरुआती स्टेजेस में स्पीड और क्लैरिटी ही सबसे अहम है। एक बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस उन चमकदार विजुअल्स, फैंसी एनिमेशंस या खूबसूरत टाइपोग्राफी से नहीं आता, वो आता है एक ठोस स्ट्रक्चर से, यूजेबिलिटी की टेस्टिंग से और वर्कफ्लो के उन फंडामेंटल से जो किसी किसान को बिना परेशान हुए अपना ट्रक बुक करने में मदद करते हैं। राइट। बेल्सामिक जैसे लो फिडेलिटी टूल्स इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी चीजों को थोड़ा कच्चा रखना, थोड़ा अधूरा छोड़ना दरअसल सबसे एडवांस स्ट्रैटेजी हो सकती है। और यह हमें सिखाता है कि रूपरंग पर ध्यान देने से पहले रूपरेखा का ठीक होना कितना जरूरी है। परफेक्शन की अंधी दौड़ में शामिल होने से पहले अपनी फाउंडेशन पर सवाल उठाना जरूरी है। टूल्स आते जाते रहेंगे, लेकिन ये डेलिबरेटली इम्परफेक्शन का जो माइंडसेट है ना, वही एक आम प्रोडक्ट को एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाता है। और इसी दिलचस्प निष्कर्ष के साथ हम आज की इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। पर इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक थोड़ा हटके सवाल आ रहा है, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट की बुनियाद से जुड़ा है, पर डिजाइन की दुनिया से बाहर भी लागू होता है। अच्छा, कैसा सवाल? हमने देखा कि सॉफ्टवेयर बनाते वक्त जानबूझकर कच्चे और अनफिनिश्ड आइडियाज दिखाने से लोगों का ध्यान असली मुद्दे पर रहता है। उनसे बेहतर, ज्यादा ईमानदार फीडबैक मिलता है और नतीजे तेजी से आते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस फिलॉसफी को जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जाए? वाह, ये एक बहुत गहरा थॉट है। सोचिए जरा, क्या अपने आम कामकाज में या किसी नए बिजनेस आइडिया को दोस्तों के सामने पेश करते वक्त शुरुआत में ही उस आइडिया को परफेक्ट बनाने की जिद छोड़कर सिर्फ शुरुआती रफ ड्राफ्ट्स पर चर्चा करना ज्यादा सफल नतीजे दे सकता है? क्या कभी-कभी उस कच्चे ब्लूप्रिंट का अधूरा होना ही उसकी सबसे बड़ी पूर्णता होती है? श्रोतागण के तौर पर एक बार इस पर विचार जरूर कीजिएगा।